तो इतना दिन हम क्या कर रहे थे? इतना दिन 5 लेक्चर मैं कर चुका हूँ। तो 5 लेक्चर में हमने क्या किया? तो हमने फिजिक्स का फाउंडेशन तैयार किया मैथमेटिकल टूल्स के रूप में। वो क्या क्या थे? बेसिक मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, उसके बाद आपके लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स आपको फिजिक्स जब भी आप करोगे लगेंगे, इसलिए कृपया करके उनको ठीक से देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए इन मैथ्स के पोर्शंस को। ज़्यादा नहीं है, देखिएगा मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में सारे के सारे वीडियोस में समझाया है मैंने। मैथ्स के जितने प्रोसेसेस आपको लगेंगे इसमें। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आज क्लास 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग टूल्स हैं मेजरमेंट्स के, और यूनिट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मीटर, टेप से मापते हैं वजन। आप जानते हो तूला या जो बटखरा होता है उससे हम लोग किलोग्राम या कह सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। और ये इंस्ट्रूमेंट है, घड़ी है, सेकेंड्स में मापता है। ये करंट एम्पियर में मापा जाता है एंड सो ऑन। यहाँ पे मोल, केल्विन, कैंडिला, जिनके बारे में हम आगे और समझेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर जीत, और मैं हूँ आपका मेंटर आर के सर। शुरू करते हैं क्लास। तो पहले शुरू करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट क्या होता है? देखिए, मेजरमेंट कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहा कि पुराने जमाने में तो कोई था नहीं, कोई टेप नहीं था, न रूलर था, कुछ नहीं था। तो कैसे लोग मेजर करते थे? तो मान लीजिए ये जो मेरा पेन है, तो मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है। तो मैंने कहा 1, 2 और 2.5 पेन, माने 2.5 पेन साइज है। अब ये पेन का साइज, आपका पेन अलग हो सकता है, वो इतना छोटा हो सकता है या इतना बड़ा हो सकता है। तो आप जिसका छोटा पेन होगा उससे ये 3 हो जाएगा, जिसका बड़ा होगा उससे 2 हो जाएगा। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तो मेजरमेंट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली हमने, मतलब ह्यूमन बींग्स ने बैठकर एक पर्टिकुलर मेजरमेंट को स्टैंडर्ड मेजरमेंट माना, और उसका जितना गुना लोगे उसको उतना गुना उसका टाइम्स माना गया, उसका क्वांटिटी समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए इसको ही स्टैंडर्ड मान लिया गया अगर, तो कहा जाएगा हाँ 2.5 यहाँ पे लेंथ है इसका, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है। तो एक लेंथ क्या चीज है, तो उसका नाम एक दे देंगे। तो जैसे कि लेंथ मापने वाला जो रूलर होता है उसको हमने नाम दे दिया मीटर। तो मीटर में दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये एक मीटर है, ये मीटर स्केल है। ये क्या है? मीटर स्केल है। इसमें 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो इस तरह से इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब इससे जितना गुना लोगे उतना मीटर कहोगे, ठीक है। ये ऐसे ही स्टैंडर्ड मेजरमेंट शुरू हुए थे। स्टैंडर्ड मेजरमेंट से शुरू हो गए। अब एक्सेप्ट करना जरूरी हो गया। तो एक्सेप्टेड जब हो गए, सभी लोग एक्सेप्ट कर लिए, आर्बिट्ररी चूज किया गया था, लेकिन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जब हो गया तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, ठीक है। अब मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो भाग हो गए। एक तो उसका मेजरमेंट यानी नंबर 5, 6, 8 जो भी आप बोल रहे हो, और एक उसका यूनिट हो गया। जैसे मैंने कहा वो मीटर नाम रखा गया, इतना बड़ा जो डिस्टेंस होगा उसको 1 मीटर कहा गया। अब जितना आप गुना लोगे उतना नंबर होगा। 5 तो 5 मीटर्स, 10 तो 10 मीटर्स, 1 तो 1 मीटर। तो इस तरह से हम लोग एक कंपनी के नंबर विथ यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगा उसमें दो भाग होंगे। क्या क्या होगा? एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर एक फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी बनाएंगे। तो अब फिजिकल क्वांटिटी मापने के लिए बहुत सारी चीज मापने के लिए है दुनिया में। सारे के सारे के लिए क्या अलग यूनिट्स बने? नहीं, कुछ फंडामेंटल हम लोग क्वांटिटीज लिए या बेस क्वांटिटीज जिसका हम लोग फंडामेंटल या बेस यूनिट्स निकाले। तो उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, अभी समझा रहे हैं। तो पहले तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि 7 बेस या फंडामेंटल यूनिट्स बने। अब बाकी सब चीज जैसे जैसे मैं समझाने के लिए, लेंथ है तो इसको हम मीटर से माप, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर। अब मान लीजिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर साइज फ्लोर है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो एक साइड में 3 मीटर से, एक साइड में 5 मीटर से। तो 3 इंटू 5, तो क्या अब क्या किया जाए? एक दोनों क्या कहते हैं? 8 नहीं, या क्या कहेंगे? तो उससे हम लोग सिस्टम निकाले कि नहीं, हम लोग डिराइव यूनिट निकाले, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो m 2 बार करेंगे, मीटर 2 बार करेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखेंगे। उस तरह अगर वॉल्यूम किसी रूम का खोजना है तो हाइट भी लेंगे, वो भी मीटर्स में, वो भी लेंथ है, तो हाइट इज ऑल्सो लेंथ, ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ एंड लेंथ इज ऑल्सो लेंथ। तो इतने सारे लेंथ हम अलग अलग ढंग से रिलेट करते हैं और निकालते हैं हम डिराइव यूनिट्स। तो दो तरह के यूनिट्स हो गए, एक तो बेस यूनिट हो गए हमारे सिस्टम में, और एक हो गया क्या, डिराइव यूनिट, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स तैयार कैसे हुए, इंटरनेशनली कैसे तैयार हुए, हमने तो बताया इस पेन से माप सकते थे, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंटरनेशनली। क्यों? कुछ ऐसे लोग थे या सिस्टम था जिसके अंतर्गत हमको जाना था, तो उसमें देखा गया कि 3 सिस्टम्स पहले प्रिवेल किए। एक था सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम्स को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, और एमकेएस जो कि कह सकते हैं सीजीएस सिस्टम का हाई डेसिमल। तो ये जो है, ये नाम पूरा मैं बता रहा हूँ, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसमें जो लेंथ का मेजरमेंट लिया था इतना छोटा सेंटीमीटर लिया जाता है, और ग्राम लिया जाता है और वजन के लिए, और सेकंड टाइम के लिए। उसी तरह एमकेएस हायर यूनिट्स मीटर किलोग्राम सेकंड, ये दोनों डेसिमल सिस्टम से, ये फ्रांस ने शुरू किया था। और ब्रिटेन ने एफपीएस, ये पुराना सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम शुरू किया क्या था, अब उसको ज्यादा उसका अहमियत या प्रचलन नहीं है अब। तो उसमें क्या किया गया, फुट पाउंड एंड सेकंड, फुट लेंथ को फुट में मापा गया। तो देखिएगा आपके स्केल में इंच लिखा रहता है, तो अगर देखिएगा 30 सेंटीमीटर जो स्केल होता है उसमें 12 इंचेस लिखा रहता है। तो वो 12 इंच का जो स्केल जो आप देख रहे हो ना 1 फुट का है, तो एक्चुअली अंग्रेजों के लिए ही बनाया गया 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, ताकि दोनों तरफ हम कंपेयर कर सके। एक स्केल लिए तो 30 सेंटीमीटर भी है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो 1 फुट भी है, यानी 12 इंच का भी है। तो फुट पाउंड सेकंड, पाउंड वजन जो है पाउंड में वो लोग करते हैं, जब 1 पाउंड ब्रेड दो पाउंड में मापते हैं। अभी भी जो ब्रेड खाते हैं स्लाइस ब्रेड, तो पाउंड में कहते हैं। सेकंड तो सबका टाइम का सेकंड है। तो ये यूनिट्स थे किसके लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए, बेस यूनिट्स, ठीक है। अब सीजीएस सिस्टम जो है मैं बताया सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड्स होता है उसका। आपका एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड होता है, एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। अब जो है बाद में देखा गया कि कुछ और भी ऐसे यूनिट्स जिसको बेस यूनिट्स मानना जरूरी है, तो एक तरह से इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, और उसको कहा गया द सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट्स। तो ये फ्रेंच भाषा में है, इसका मतलब हो गया द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, द माने द यहाँ पे ऑफ यूनिट्स, तो वही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स उसको एब्रिविएट करते हैं। तो हम आजकल जितने मेजरमेंट्स करते हैं, और इस बुक में भी, एनसीईआरटी की बुक में भी आपके एसआई यूनिट्स का ही ज्यादा एक्सप्रेशन आप पाओगे, ज्यादा चीज आप एसआई यूनिट्स में ही पाओगे। तो एसआई यूनिट्स में देखिए आप क्या हुआ कि 7 ऐसे आ गए, 7 बेस यूनिट्स आ गए, जिनके बारे में हम यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और उसके साथ साथ 2 और यूनिट्स लिए गए, ठीक है। एक क्या था, ये तो 7 यूनिट्स हो गए, और 2 मोर यूनिट्स डिफाइन किए गए। वो क्या कहा गया उनको, उनको एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया। उनको डिराइव यूनिट्स नहीं कहा गया, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा गया। ये पहला था प्लेन एंगल, जिसको थीटा पकड़िए, डी थीटा पकड़िए, अभी डी थीटा आप नहीं समझो, थीटा ही समझिए। इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्क ds, मैंने एस पकड़ लीजिए, एंड रेडियस, यूनिट मैंने कहना मतलब कि ऐसे आप पकड़ लीजिए आपका एक, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम ये जो एंगल खोजेंगे, सॉरी, ये जो एंगल खोजेंगे हम, इसको हम थीटा कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये थीटा का वैल्यू कैसे खोजेंगे, उसको खोजने का तरीका कुछ और है। क्या है, इसको इस तरह से सोचेंगे, सर्किल है, अब सर्किल से ये सेंटर पकड़ लीजिए, और यहाँ से आपने एक ऐसे किया लाइन और एक लाइन ऐसे किया, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, थीटा, और ये जो डिस्टेंस है इसको s मान लीजिए और इसको r मान लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r वैल्यू,
इसको हम लोग रेडियन में कहते हैं। रेडियन क्या, रेडियन में आंसर देंगे, किस में देंगे, तो रेडियन कहा गया, इंटरनेशनल यूनिट रेडियन। तो रेडियन के बारे में हम बाद में लर्न करेंगे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये रिलेशन है डिग्रीज में, आप डिग्रीज में जानते हो ये एंगल। अब इसको हम रेडियंस में देखेंगे। नेक्स्ट, ये तो आप समझ में आ गया। इसका देखिए एक चीज देखिए, ये ऐसा है ना कि इसमें यूनिट तो है रेडियन, एक खासियत इसके बारे में मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, पहले और थोड़ा बता दूंगा आपको। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, सॉलिड एंगल, जिसमें कहा गया है कि ये इसको कहते हैं हम लोग ओम भी कह सकते हैं, साई भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी कहिए, ऐसे सिग्मा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, तो ओम या सिग्मा कहिए। वो रेशियो ऑफ द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, उसके बाद डिस्क्राइब बाय द एपेक्स ओ और उसका रेडियस का स्क्वायर। इसको मतलब हम फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हैं फिगर। ये आप कोन देख रहे हो, कोन कैसे होता है, 3D होता है ना, ये 3D आपको समझना होगा, कोन 3D है। तो ये यहाँ पर एक शैडो फेंकेगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक शैडो आ जाएगा उसका, 3D में समझिए, यहाँ पे अगर ऐसा किया जाए तो यहाँ पे एक शैडो आएगा ना, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और ये कितना होगा, तो एरिया ले लेंगे उस हिस्से का, इस हिस्से का एरिया ले लेंगे ऐसे, एरिया, और रेडियस भी इसका यहाँ से होगा, सेंटर से होगा ना, तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, और इसको लिखेंगे टी रेडियन। इसका भी यूनिट है और इसका रेडियन तो पूरा लिख देंगे, तो ऐसे RAD लिखते हैं, लेकिन टी रेडियन इसको RAD के लिख देते हैं ऐसे शॉर्ट में, और ऐसे यूनिट लिखते, पूरा नाम हुआ है, और इसको SR लिख देते हैं, खाली क्या लिखते हैं, SR। अब इसमें खासियत क्या है, देखिए बोथ दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन तक आ चुका है एग्जाम में कि दो ऐसे आप यूनिट्स बताइए जिसमें यूनिट कहने मतलब कि आपके यूनिट्स है, ऐसे क्वांटिटीज जिसमें यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, तो ये दोनों ऐसे हैं जिसमें यूनिट्स तो है, डायमेंशनलेस है। तो इनको हम लोग सप्लीमेंट्री या एक्स्ट्रा बेसिक या बेस यूनिट्स ही मानते हैं। तो 7 जो है रियल बेस यूनिट्स है, जिसमें कि उसको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीज है, नंबर एंड यूनिट। इसमें भी नंबर एंड यूनिट है, लेकिन इसमें डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन नहीं है, ठीक है ना, याद रखिए डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस ये लोग हैं, ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, याद रखिए दो क्वांटिटीज रेडियन एंड स्टेरेडियन जो होते हैं ये डायमेंशनलेस SI यूनिट्स हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करते हैं। ये देखिए 2022 का है, क्या कह रहा है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या है, कोन वाला मिलेगा, कोन जैसा कोई चीज हो। एक्चुअली कोन नहीं, मैंने कोन कहा नहीं, मैंने कहा कहने की कोशिश किया कि वो एक शेप है जो कि कोन जैसा निकाला जाए, कि इसमें से स्फीयर से, ये एक स्फीयर होगा, ये स्फीयर है जैसे, और सेंटर में आपने ऐसे सेंटर लिया, और यहाँ से आप ऐसे और ऐसे जब निकालोगे तो यहाँ पे एक कोन बनेगा ऐसे, मैंने बाहर में दिखा रहा हूँ इसलिए समझाने के लिए। तो ये जो बना, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो बना इसके चलते, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं स्टीरेडियन या सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या, एरिया जो प्रोजेक्ट किया है उसने, एरिया, ये एरिया उसका है, और अपॉन रेडियस, रेडियस से ही हो जाएगा, ठीक है, रेडियस, इसको लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, है मतलब मैं 3D में तो कर नहीं सकता हूँ ठीक से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रेडियस स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए। तो इस तरह से हम खोजते हैं, ये क्या है, इसमें यूनिट्स तो है लेकिन डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। उसी तरह से मैंने बताया कि एंगल, ट्रायंगल का, चाहे किसी चीज का एंगल ले लीजिए, तो ये जो है थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
थीटा इज इक्वल टू, ये जो सर्कल ऐसे आ रहा है तो ये इसको कहते हैं क्या, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ अपॉन ये रेडियस हो गया इसका, अपॉन रेडियस। तो इससे आपको क्या बना, रेडियन बना, ठीक है, रेडियन। ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, ठीक है। ये डायमेंशनलेस है और ये डायमेंशन, दो ऐसे डायमेंशन। तो ये बोथ, इनमें क्या है, यूनिट तो है, यूनिट दोनों में है, ये यूनिट है रेडियन और यहाँ पे एसआर, ये दो यूनिट्स है, लेकिन डायमेंशनलेस है। तो बोथ यूनिट एंड डायमेंशन दोनों के पास है, नहीं, यूनिट बट नो डायमेंशन है तो सही लग रहा है, डायमेंशंस बट नो यूनिट्स रॉन्ग हो गया, नो यूनिट्स नो डायमेंशन रॉन्ग है। तो ये है आपका चॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ 1 मिनट याद रखिएगा, इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, ये क्वेश्चन है आपका 2020 का। देखते हैं, नीट का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है इजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यूनिट्स के चलते हैं। तो यूनिट में तो थोड़ा समझा दूं आपको कि अगर 1 डिग्री लिखा हो तो उसको आपको चेंज करना है मिनट में, तो आपको 60 मिनट मिलेंगे। उसी तरह से 1 मिनट लिखा हो, आपको चेंज करना है सेकेंड्स में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये यूनिट सिस्टम है सर्कल्स के लिए, ठीक है ना। तो इसको देखें, यहाँ पे क्या 1 मिनट दिया हुआ है और 1 मिनट को हम क्या लिखें, डिग्री में करना है, तो उल्टा करना है मुझे, ठीक है। तो उल्टा करना है तो क्या, डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा ऐसे इधर से आ जाता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मुझे दिया हुआ है 1/60 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है। इसको रेडियन में लिखना है। तो हम जानते हैं कि 180, मैं थोड़ा देर पहले बताया मैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1/60 डिग्री विल बी इक्वल टू हाउ मच, पाई, यूनिटी मेथड में कर रहा हूँ, पाई अपॉन 180 इंटू 1/60। अब इसको कैलकुलेट करना है मुझे, कैलकुलेट करूंगा, देखो तो इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे, इसको 22/7 लिख सकता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे 180 इंटू 60 नीचे में लिख सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करें हम, कितना आता है, तो ये 420 कर दीजिए, 42 कर दीजिए पहले, 42 और 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 18 2 जा 36, 18 4 जा 72, 75 और दो जीरोज यहाँ पे हैं, तो दो जीरोज यहाँ पे, तो दो जीरोज लगा दीजिए। ये नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 75600 और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 22, तो एक डेसिमल दीजिए, नहीं जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक जीरो पुट कीजिए, देखिए कितना बढ़ जाता है, तो 0 टाइम जाता है, और एक पुट कीजिए फिर भी 0 टाइम जाएगा, और एक पुट कीजिए फिर भी 0 टाइम। देखिए अब 75,600 है, यहाँ पे 22,000 है, कम है ना। अब मैं एक और जीरो जब देता हूँ तो ये इससे डिवाइड होगा। अब कितना डिवाइड होगा ये देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, इतना खाली हिस्सा, ये हिस्सा देख लेंगे आप तो पता चल जाएगा। देखिए, देखते हैं 756, ठीक है ना, इंटू 3 करके देखते हैं, 7 3 जा 21 होता है, 22 दिख रहा है यहाँ पे, तो 18 1 15 16 1, तो 21 22, लेकिन ये 22 से ज्यादा हो गया, यानी कि ये 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स करके दिखा देते हैं आपको, 2 12 1 10 11 1 14 15, तो ये 15 1 2 0 0। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा वो बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट। तो अगर इसको, अब इसको क्या आंसर आया मेरा, 0.00029। मैं इसको अगर अब साइंटिफिक नोटेशन सीखेंगे हम लोग, उस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल्स को यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो 4 जगह, तो 10 टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा 10⁴ से, ये बन जाएगा 2.9 इसके चलते, इस पोर्शन के चलते, और ये जो है बगल में यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁴,
और ये हो गया इन रेडियंस। तो ये आंसर आपका डी राइट हो गया ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं ये आंसर सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल या बेस यूनिट्स जो है 7 इंटरनेशनल बेस यूनिट्स वो कौन कौन से हैं और उनके एब्रिविएशन एब्रिविएटेड यूनिट्स क्या क्या है वो भी देखेंगे। तो कौन कौन से मेजरमेंट्स लिए गए देखें बेस क्वांटिटीज में। तो आपका देखिए टाइम है, लेंथ है, उसके बाद मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को सिंपली आप टेम्परेचर समझिए, इलेक्ट्रिक करंट को आप इलेक्ट्रिक करंट ही समझिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, मोल याद होगा आपको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो मेजर भी करते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के हिसाब से ही। अब देखिए यहाँ पर आपको टिपिकल इसके सिंबल मिलेंगे। तो आप टाइम को शॉर्ट में क्या लिखते हो, टी के रूप में लिखते हो। आप लेंथ को क्या लिखते हो, आप या तो एल लिखते हो या कभी एक्स लिख देते हो, कभी आर में रेडियस के हिसाब से लिखते हो, ऐसे बहुत सारे, ब्रेथ, विड्थ, हाइट, ये सब एच सब कुछ जो है आपका किसका है, लेंथ का ही टिपिकल सिंबल है। एम जो है मास का है, कैपिटल आई हो यानी कि कैपिटल आई है या स्मॉल आई लिखिए, ये दोनों करंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं। उसके बाद टेम्परेचर के लिए ऐसे टी लिखा हुआ है, टी नहीं लिखते हम लोग, टेम्परेचर के लिए टी लिखते हैं लेकिन एक्चुअली इसको केल्विन में मेजर करते हैं तो ऐसे ही या ऐसे कर देते हैं, जहाँ दोनों में से कोई एक लिखते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है ना, ये ऑप्शनल है, अपॉन नहीं। और मोल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन लिखते हैं, और इसके लिए हम लोग लिखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई पकड़ लीजिए, और न्यू इंटेंसिटी के लिए क्या, वो न्यू। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भले ही है चार्ट में लेकिन ये आपका इसमें नहीं आता है, क्या कहते हैं, ये आपका जब हम लोग करेंगे पढ़ाई करेंगे तो उसमें एक कैंडिला जो है इसका यूनिट भी नहीं आता है, ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए आता है। अब देखिए टाइम का जो बेस यूनिट है वो क्या, सेकेंड है, लेंथ का है मीटर, मास का किलोग्राम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, केल्विन का, सॉरी टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं देखिए, इसका लिखते हैं स्मॉल एस, देखिए स्मॉल एस, इसका लिखते हैं स्मॉल एम, इसका किलोग्राम स्मॉल के स्मॉल जी, लेकिन एम्पियर देखिए, एम्पियर कैपिटल है, इसका सिंबल है एम्पियर का, ये लिखते हैं कैपिटल। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब किसी साइंटिस्ट का नाम अगर किसी यूनिट के साथ जुड़ जाता है तो उसका नाम, चूंकि है एक पर्सन का नाम है, उसको कैपिटल में हम देते हैं। केल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है इसलिए देखिए ये भी कैपिटल में है। मोल को खाली ई नहीं लिखते हैं, एमओएल लिख देते हैं। कैंडिला का सीडी लिखते हैं स्मॉल में। तो ये थे सिंबल्स ऑफ द यूनिट्स, ये थे यूनिट्स जो हम लेते हैं, और ये थे कौन से क्वांटिटीज के, बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हम लेते हैं। तो हम 7 बेस क्वांटिटीज हैं, कौन कौन से, आपके टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस एसआई क्वांटिटीज। उसके साथ साथ मैंने कहा था रेडियन स्टेरिडियन भी है, लेकिन इसमें नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास डायमेंशन नहीं होते हैं, और इनका सिंबल ये है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो गए कि मेजरमेंट के चैप्टर समझ सके। अब ये जो स्लाइड देख रहे हैं ये एक फॉर्मेलिटी है, मैंने यहाँ पर रखा है, मैं इसको समझाऊंगा भी नहीं, बस अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो इसको बुक में आपके पास है, इसको देख लीजिएगा। टाइम का तो आप जानते हो बेस यूनिट क्या होता है, सेकंड, सेकंड कितना होता है वो बताया जाए, सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतना, पीरियड ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू, ऐसे करके जस्ट दिया हुआ बुक में, आपको ये सारा नहीं जानना है, ठीक है। तो ये बेकार, मतलब जस्ट में लिस्ट है बुक में, आपका एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कभी कोई लाइन आ गया यहाँ से तो वो तो छाप देंगे, आपको खाली याद करके तो लिखना नहीं है, वो छाप दिए रहेंगे वहाँ पे, और कहेंगे कि सही है कि नहीं, देखिए तो एक बार देखने से क्या तो जान पहचान हो बनी रहती है, तो फायदा होती है फ्यूचर में। अब बेस यूनिट्स तो हमने देख लिया, तो दुनिया में केवल क्या है, 7 ही ऐसे क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर करते हैं या फिर एंगल मेजर करते हैं, नहीं बहुत सारे, मैंने बताया एरिया खोजते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम खोजते हैं, हम लोग स्पीड या वेलोसिटी खोजते हैं, बहुत सारी चीज अभी तो मैं बताऊंगा अनगिनत है। तो उनका यूनिट्स कहाँ से तैयार होगा, ये हम लोग का एक समस्या है जिसका समाधान यहाँ पे होगा।
उनको कहते हैं एक्चुअली ऐसे यूनिट्स को जहाँ पे फंडामेंटल यूनिट से बनाए गए यूनिट्स जो है उनसे उनके द्वारा उनके रिलेशन से बनता है, उसको डिराइव नहीं करते। सारे के सारे बाकी दुनिया के जितने यूनिट्स हैं वो डिराइव यूनिट्स ही होते हैं। अब जैसे कि एरिया जो है इसको इसका नेम है स्क्वायर मीटर कहते हैं। एरिया का सिंबल ए है और स्क्वायर मीटर मतलब मीटर एक बार लिए, एक बार फिर से मीटर लिए और दोनों मिला के एम स्क्वायर हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्यूबिक मीटर कहा जाता है। क्यूबिक मीटर मतलब क्यूबिक मीटर का मतलब क्या, क्यूब, मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम सिंबल है यहाँ पे, तो मीटर क्यूब क्यों बना, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या देगा, मीटर क्यूब देगा। उसी तरह से देखिए डेंसिटी, डेंसिटी आप जानते हो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो मास ओवर वॉल्यूम अगर डेंसिटी है तो मास का क्या लिखोगे आप, बेस यूनिट है ना वजन का, तो किलोग्राम, और नीचे में वॉल्यूम का हमने अभी देखा मीटर क्यूब, तो ऊपर में आपने किलोग्राम लिखा और नीचे में आपने मीटर क्यूब लिख दिया। ये हो गया इसका बेस यूनिट किसका। देखिए यहाँ पे ये साइन क्या है, ये है ग्रीक अल्फाबेट रो, तो रो हम किसके लिए लिखते हैं, डेंसिटी के लिए लेते हैं। उसके बाद देखिए स्पीड, स्पीड का देखते हैं मीटर्स पर सेकेंड, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया कितने टाइम में, तो यहाँ पे मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए, पर सेकेंड हो गया ये, तो मीटर पर सेकेंड हो गया, दिस इज स्पीड स्मॉल v, ठीक है, इस v में और इस v में अंतर है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी था, स्पीड या वेलोसिटी, उस कितना चेंज पर यूनिट टाइम में, टाइम स्क्वायर हो जाता है यहाँ अपॉन टाइम स्क्वायर, पर मैंने अपॉन होता है सेकेंड स्क्वायर, तो ये मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और ये एक्सेलरेशन है, स्मॉल है, कैपिटल एरिया हो गया। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है, देखिए इसी से इसका जो पी है कैपिटल में लिया गया है। और वो बनता कैसे है, प्रेशर कैसे आता है ये भी जानना पड़ेगा, तो फोर्स अपॉन एरिया बन जाता है, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। तो जब तक आप फोर्स का यूनिट नहीं जानोगे तब तक तो ये बता नहीं सकते, लेकिन हम बाद में बताएंगे, ऐसा छोड़ नहीं भाग नहीं रहे, इसको बताएंगे लेकिन अभी नहीं बताएंगे, डायमेंशन जब सिखाएंगे तब ये हम आपको डिस्कस करेंगे। फोर्स देखते हैं, फोर्स ये सब हम जस्ट बता दे रहे हैं इनका अभी, क्योंकि इनका देखिए सिंबल कुछ और है, यूनिट कुछ और है, इसका मतलब क्या हुआ मैं ये समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हम लोग फोर्स लिख देते हैं 5 न्यूटन पर न्यूटन, न्यूटन कुछ नहीं है एक्चुअली, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास जैसे ये मास तो नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं दिया हुआ, यहाँ पे किलोग्राम जो दिया तो मास के रूप में हमने कहा था, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए आप क्या लिखोगे, किलोग्राम लिखोगे, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन के हमने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो देखिए किलोग्राम, और ये स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में ले जाते तो ऐसे लिखते हो केजी मीटर सेकेंड -2, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। जूल जो होता है वो होता है, जूल क्या होता है, जूल एनर्जी है या वर्क है, तो एनर्जी या वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस, तो फोर्स का तो अभी हमने देखा ये है केजी मीटर पर सेकेंड और इनटू क्या हो जाएगा मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर होगा ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया ये। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम पर सेकेंड के हिसाब से आ गया, पर सेकेंड ऐसे 1/सेकेंड या 1/s, तो 1/s नीचे में पावर है तो उसको ले जाओगे तो ऊपर में ऐसे लिखोगे आप, और इसका हम लोग हर्ट्ज में इसको बोलते हैं 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज, इसको पर सेकेंड को पर सेकेंड नहीं कहेंगे हर्ट्ज कहते हैं, वैसे इतना बड़ा नाम नहीं कहेंगे, इतना यूनिट्स नहीं कहेंगे जूल कहते हैं, इतना यूनिट्स नहीं कहेंगे न्यूटन कहते हैं। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस पर काम किया है, उनके सम्मान में उनका ये यूनिट्स का नाम उनके नाम पर पड़ गया। उसी तरह पावर है वॉट, ठीक है, तो वॉट में पावर, पावर क्या होता है, पावर इज की एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम टेकन, तो वर्क का भी हमने एक तरह से खोजा, मैंने हम लोग एनर्जी का खोजा, तो एनर्जी का जूल नहीं कहेंगे, एनर्जी हमने क्या खोजा, ये खोजा, ये अपॉन टाइम कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, और एक टाइम बढ़ जाएगा ना, तो देखिए -3 हो गया। उसके बाद है वोल्टेज, ये दोनों
इलेक्ट्रिसिटी है, अभी आप नहीं समझोगे, इसलिए मैं अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। वोल्टेज का वोल्ट होता है, वी लिखते हैं इसका भी। अब ये वी और ये वी अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, और इसका यूनिट ये है, जस्ट अभी हम लोग देख लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। चार्ज है कूलम में होता है, और उसका यूनिट ए क्या है मैं बता दूं केवल, ए यहाँ पे एरिया नहीं है, यहाँ पे ए जो है वो एम्पियर है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। ये यहाँ पे एम्पियर है, यहाँ पर भी ए जो है पर एम्पियर है, ठीक है। तो ये था आपके डिराइव यूनिट्स, सम ऑफ द डिराइव यूनिट्स। अब देखिए कुछ डिराइव यूनिट्स देख, अब एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे सिंबल दे दिया गया, यानी कि इनको एक नाम दे दिया गया, ये नाम ये नहीं यूज करते हम यूनिट्स। तो और भी डिराइव यूनिट्स देखते हैं, थोड़ा देखेंगे, अब डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस तो हम लोग काफी कर लिए, एक आइडिया मिल गया, लेकिन थोड़ा सा और जानकारी हासिल करना ज्यादा अच्छा होता है, तो थोड़ा सा और हासिल करते हैं जानकारी इसके पर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम देखते हैं कि डिराइव यूनिट्स दिया हुआ है, स्पेशल यूनिट नेम, तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर पास्कल होता है, एनर्जी वर्क हीट का आपका, क्योंकि हीट भी एक टाइप का एनर्जी होता है, एनर्जी, इसलिए हीट का वो वर्क का एनर्जी, सबका जूल होता है, पावर का वॉट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, कूलम भी एक साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है, सेल्सियस टेम्परेचर एक्चुअली डिग्री सेल्सियस, ये कॉमन एक्चुअली टेम्परेचर यूनिट है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ना सेल्सियस है ना ही आपका फ़ारेनहाइट है, आपका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है। उसी तरह से रेडियो न्यूक्लिड, रेडियो न्यूक्लिड हम लोग जब न्यूक्लियर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा। न्यूक्लिड मन होता है जब आप एटम का कोई न्यूक्लियस वाला हिस्सा लेते हो, आप इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हो, तो उसको न्यूक्लिड कहा जाता है। उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लिड, एक्चुअली ये रेडिएशन जब होता है तो उसको बैकरेल कहते हैं। ये बैकरेल साइंटिस्ट है, इसी देखो यहाँ पे आपका पर सेकंड के हिसाब से इसका भी रेट होता है। देखिए यहाँ पर पर सेकंड है, यहाँ पर भी पर सेकंड है। आप यहाँ पे हर्ट्ज कह रहे हैं, यहाँ पे बैकरेल कह रहे हैं, टर्म्स कंडीशन के हिसाब से बदले। यहाँ पे वाइब्रेशन या किसी चीज का फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, यहाँ पे रेडिएशन देख रहे हैं, तो यूनिट तो टाइम के हिसाब से लेंगे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हर्ट्ज कह रहे हैं, यहाँ पर बैकरेल कह रहे हैं, तो जैसे कंडीशन होंगे उस तरह का हम आपका स्पेशल यूनिट नेम लेंगे। पर यूनिट टाइम तो दोनों में केस में है। अब ये क्या है देखिए, फोर्स आप न्यूटन जानते हो, अब जूल वर्क है ना जूल, तो देखिए न्यूटन के साथ में एक डिस्टेंस ऐड कर दिया गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया आपका क्या, जूल हो गया। पावर क्या होता है, वॉट होता है। वॉट क्या है, तो वर्क अपॉन एनर्जी अपॉन टाइम, तो जे अपॉन जूल अपॉन सेकेंड्स हो गया। ये हम लोग ऐसे एक्स्ट्रा जो है एसआई यूनिट के माध्यम से, इसे एसआई यूनिट है ना, यहाँ पे एस एसआई यूनिट है, एम एसआई यूनिट है, यहाँ पे एम क्यूब एसआई यूनिट है, तो इस तरह से, या एम स्क्वायर एसआई यूनिट है, तो इस तरह से हम लोग एसआई यूनिट और आपके स्पेशल यूनिट नेम को मिलाकर भी ये नए नए जो यूनिट नेम बने हैं वो बनाए हैं हमने। अब देखते हैं ये एसआई कोहेरेंट डिराइव यूनिट्स क्या है। तो इसमें देखिए पास्कल के साथ में फिर आपका एसआई यूनिट मिलाया हुआ, तो डायनामिक विस्कोसिटी के लिए, मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए न्यूटन मीटर, सरफेस टेंशन के न्यूटन पर मीटर, एंगुलर वेलोसिटी के लिए रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ये सारे के सारे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है पढ़ाना, जब आप चैप्टर्स आएंगे, जब ये यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, अपने आप सीखते जाओगे। लेकिन क्या है कि चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा इनके बारे में कि पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। तो एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी के एकदम पीछे चले जाइए, एनसीईआरटी के अपेंडिक्स जो पेजेस हैं उसमें चले जाइए, तो पेज नंबर 150 में आप देखिए ये सारे के सारे डिराइव यूनिट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये है बुक, देखिए आपका एनसीईआरटी का, ये है आपका बुक एनसीईआरटी का, ठीक है। और यहाँ पे हम पेज 150 पे है, और देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे एसआई डिराइव यूनिट स्पेशल नेम्स पिछली बार जो था, और सम एसआई डिराइव यूनिट्स एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ एसआई विद स्पेशल नेम्स, ये कोहेरेंट वाला जो है, ये सारे के सारे आपके लिस्ट यहाँ पे हैं। तो ये आपके जस्ट, क्यों बच्चे क्या करते हैं ना, ये कभी पीछे वाला देखते नहीं है, इसके चलते क्या होता है, कभी सोचते नहीं है कि मेरे बुक का हिस्सा है, तो इसको एक बार देख लेना बहुत जरूरी होता है। पीछे जाइएगा थोड़ा सा,
पीछे के जो पेजेस है उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लास 11 वालों बच्चों के लिए मैं ये। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ये 2019 का है, पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब एट दिस स्टेज, अब जब शुरू किए हैं हम चैप्टर, उसमें ये समझाना या बताना असंभव है। अब असंभव है तो फिर ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्वेश्चन एक्चुअली ये यूनिट्स का है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है। जब हम हीट चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये ही चीज बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप रिलेशंस नहीं जानते थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो मैं पहले आपको रिलेशन बता दूं तो अच्छा रहेगा। तो के का थर्मल कंडक्टिविटी पकड़ते हैं इज इक्वल टू क्यू इंटू एक्स ए T2 माइनस T1, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कितना लगा ये बताना है। ये तो मान लीजिए, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक रॉड है आपके पास, ठीक है। तो एक पहले टेम्परेचर एक होगा इसका, होगा ना। मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, और यहाँ पे आप हीट करना शुरू करते हो, ठीक है। हीट करेगा तो ये क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड्स के टेम्परेचर हो गए। पहले तो T1 सब जगह था, उसके बाद हमने हीट करना शुरू किया तो T2 हो गया। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, ये वाला इधर से लीजिए चाहे इधर से ले लीजिए। अब ये डिस्टेंस, मान लीजिए रॉड और भी बड़ा हो सकता था, इधर मैं इतना हिस्सा लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हीट ट्रेवल किया, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना लिया उसने टी। तो अभी भी देखो, आप देखिएगा रॉड गर्म करते हैं आप, तो इधर से गर्म होता है, इधर वार्म होता है, हॉट नहीं हो जाता, इधर हॉट हो गया, इधर आप छू नहीं सकते, इधर छू सकते हो, ये ट्रांसफर अभी भी हो रहा है। तो उस टाइम में जितना देर में ये टेम्परेचर चेंज हुआ इतना, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। कितना टाइम लगा वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी बताओगे, टाइम यहाँ पे लिखोगे, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लोगे, और हीट ट्रांसफर कितना हुआ वो बताओगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी बताओगे आप, तो आपको मिलेगा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये थोड़ा सा जनरल आइडिया में दिया हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, के इज इक्वल टू इसके यूनिट्स क्या क्या होंगे। अब देखिए ये है क्या, हीट यानी कि एनर्जी, तो जूल में होता है उसका यूनिट। एक्स क्या है, लेंथ है, तो मीटर में होता है। एरिया है वो मीटर स्क्वायर होता है उसका। टाइम, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर का ही है, केल्विन होगा। टाइम के लिए एस होगा। इसको मैं थोड़ा सजा रहा हूँ, ये हो गया जे अपॉन एस लिख सकता हूँ मैं। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर यहाँ पे लिखा हुआ 1, और यहाँ पे ये -2, तो 1 - 2 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, के जो है यहाँ पे लिख सकते हैं के -1। अल्टीमेटली जे अपॉन एस को हम वॉट लिख सकते हैं, पावर, ठीक है। और यहाँ पे मीटर -1 लिख सकते हैं, के -1 लिख सकते हैं। जिससे से मैच कर गया वो सही हो गया, इससे मैच कर गया, ए यहाँ पे सही चॉइस है आपका। देखिए हमने फंडामेंटल यूनिट्स तो पढ़ा, उसके यूनिट्स क्या क्या थे, जैसे कि मान लीजिए लेंथ का अगर लेते हैं तो क्या मिलता है, मीटर। अब मीटर क्या एक ही ऐसा मेजरमेंट है, एक रॉड इतना बड़ा मीटर होता है, उससे क्या सब कुछ उसके मल्टीपल्स लेंगे, 5 मीटर 10 मीटर, ठीक है। अब मान लीजिए दिल्ली से बैंगलोर का अगर डिस्टेंस खोजना हो तो क्या मीटर में बताओगे, नहीं, क्या लोगे आप, किलोमीटर लोगे। या फिर मान लीजिए वजन खोजना है, तो आपका वजन मेरा वजन, तो हम लोग चलिए मास को तो किलोग्राम्स में लेते हैं, किसी का 80 होगा, किसी का 90 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 60 होगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए शिप का अगर वजन खोजना है, या कोई कंटेनर का वजन खोजना है, तो टन्स में खोजेंगे ना, तो फिर तो, या बस्ता है, मतलब अनाज का बस्ता है तो क्विंटल्स में खोजेंगे। तो ये यूनिट्स क्या है फिर, ये तो ऐसा यूनिट्स नहीं है, नहीं, ये मल्टीपल्स ऑफ द ऐसा यूनिट्स है, या छोटे पैमाने में भी हो सकते हैं। कि मैं बता रहा हूँ, आप क्या इस पेन को आप मीटर में मापिएगा या सेंटीमीटर से कहिएगा, 10 सेंटीमीटर का है, या 8 सेंटीमीटर का है, तो सेंटीमीटर में आपने मापा इसे। या इसका ये जो टिप है उसकी आपको थिकनेस बताना है, तो मिलीमीटर में आप मापिएगा, यानी कि और उससे छोटा एक यूनिट आपने सब यूनिट मल्टीपल खोजा। तो डेसिमल सिस्टम का सबसे अच्छा चीज है कि आप जो हायर यूनिट्स खोज रहे हो या लोअर यूनिट्स, जस्ट मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ क्या हो जाता है, 10 के ऊपर पावर लगाते हैं हम,
आप 10 लीजिए, मेट्रिक में नहीं तो होता है डेसिमल सिस्टम, यहाँ पे नहीं कहना चाहिए मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम जो है वो 10 के ही अंतर पे होता है। तो हर 10 माने एक 10 लिए, दूसरा और 10 लीजिए, उसका 10 टू द पावर 0 ले सकते हैं, 10 टू द पावर 1। जैसे बेस यूनिट आपका जो लेते हैं आप उसको 1 मानते हो ना, तो 10 टू द पावर क्या है 0 है, तो उसके लिए हम कोई प्रीफिक्स नहीं यूज करेंगे, उसका सिंबल। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल बताते हैं, आप ग्राम ले लेते हो, इसके लिए मास के लिए बेस यूनिट, और मान लीजिए आप लेंथ के लिए ले सकते हो, क्या ले सकते हो लेंथ के लिए, मीटर ले सकते हो आप, इसको आप जी लिखते हो, इसको आप एम लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। अब इसके हायर भी ले सकते हैं हम और लोअर भी ले सकते हैं। ये जो है हायर, इसका 10 मैंने 10 टू पावर 10 गुना किया, इसका 10 एक का 10 गुना किया 10 होगा। 10 टू पावर 1 किया तो उसको डेका कहेंगे, 10 टू पावर 2 किया तो हेक्टो कहेंगे, 10 टू पावर 3 किया तो किलो, 10 टू पावर 6 पर चले मेगा, 10 टू पावर 9 जीगा, 10 टू पावर 12 टेरा, 10 टू पावर 15 पेटा एंड 10 टू पावर 18 एक्सा। तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रीफिक्स जो है पहले लिखूं क्या ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से डेका, उसके बाद हेक्टो, किलो, ठीक है, उसके बाद मेगा, उसके बाद जीगा, उसके बाद आपका टेरा, ये कैपिटल में होना चाहिए था, यहाँ पे स्मॉल में लिख दिया गया, गलत लिखा हुआ। पेटा, बड़े वाले यूनिट्स को हम कैपिटल में लिखते हैं, और एक्सा, ठीक है। ये तो हो गया आपका हायर, माने हम लोग मल्टीपल में गए। इसके लोअर यूनिट्स भी तो हमको जरूरत पड़ सकते हैं, इसके लोअर यूनिट्स भी तो जरूरत पड़ सकते हैं हमको। इधर नीचे जाएंगे तो देखिए -1, तो उसको हम डेसी कहेंगे, डेसी, ये डेका ऐसे कर दीजिए आप, डेसी। वैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे यूनिट भी ठीक कर लेंगे हम लोग कैपिटल, यहाँ पे भी गलत कर दिया, देखिए डी स्मॉल दोनों नहीं हो सकता ऐसा। तो एक्चुअली किलो लिखते हैं हम लोग स्मॉल में ही, यूनिट्स का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम समझाने के लिए कैपिटल लिखेंगे ऊपर के लिए, नीचे के लिए थोड़ा क्या लिखेंगे स्मॉल अल्फाबेट से। सेंटी, उसके बाद डेसी सेंटी, उसके बाद मिली आता है 10 टू द पावर -3, उसके बाद माइक्रो आता है 10 टू द पावर -6, उसके बाद नैनो आता है, ये सब जानना चाहिए आपको। नैनो 10 टू द पावर -9, 10 टू द -12 होगा पीको, 10 टू द पावर -15 होगा फेम्टो, 10 टू द पावर -18 होगा एटो, ठीक है। ये सारे तो हो गए। अब इधर सिंबल्स भी देख लेते हैं, तो सिंबल्स कैसे लिखते हैं जस्ट देख लीजिए आप। ये इधर से शुरू करूंगा ना, तो डी, उसके बाद हेक्टो के लिए एच लिख दिया है, ये दोनों डी कैपिटल में लिखा जा सकता है, के, किलो के लिए के, यहाँ तक तो ठीक है, ये छोटा चल जाता है क्योंकि के हम लोग जानते हैं किलोग्राम, छोटा में लिखते हैं। अब लेकिन यहाँ से कैपिटल चलेगा, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। नीचे की तरफ जाएंगे तो ये डी, ये सी, उसके बाद ये मिली, ठीक है। मीटर और मिली लग रहा है एक सेम, लेकिन यहाँ पे मीटर कुछ है नहीं एक्चुअली हमारे पास, मीटर लिखे, मिली मीटर लगा देंगे ऐसे, ठीक है। माइक्रो के लिए दोनों एम हो जाते थे, इसको म्यू साइन देते हैं, नैनो, पीको, स्मॉल पी, फेम्टो, एटो, ये हो गया। अब देखिए मैं एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको दे रहा हूं, अब मान लीजिए मास में होता है तो ये ग्राम में है ना, तो इसको क्या लिखते हैं डेका ग्राम लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं हेक्टोग्राम लिखते हैं, हेक्टोग्राम, इसको क्या लिखते हैं किलोग्राम, इसको क्या लिखते हैं मेगाग्राम, इसका क्या लिखते हैं जीगाग्राम, इसका क्या लिखते हैं टेराग्राम, इसका लिखते हैं क्या पेटाग्राम, इसका लिखा है क्या एक्साग्राम, नीचे अगर लिखते तो क्या लिखते हैं डेसीग्राम, यहाँ पे क्या लिखते हैं सेंटीग्राम, यहाँ पे क्या लिखते हैं मिलीग्राम,
यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, एटोग्राम। ठीक उसी तरह से आप अगर लेंथ का करते हैं तो मैं कलर चेंज कर दूं तो डिफरेंशिएट कर सकूंगा। मीटर का करते हैं, यहाँ पे क्या डेका मीटर, डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मेगामीटर, जीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, इधर आप डेसीमीटर लिखते हैं, इधर सेंटीमीटर लिखते हैं, मिलीमीटर, इधर माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर और एटोमीटर। ये सारे के सारे मैं एग्जाम्पल्स के साथ समझा दिया कैसे हम लोग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स जाते हैं बेस यूनिट लेकर। इसको बेस मान लेते हैं 1, 10 टू द पावर 1 मान लेते हैं, 10 टू द पावर 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और उसके बाद उसके ये क्या होगा, मल्टीपल्स हो गए, और नीचे वाले सब मल्टीपल हो गए, और ये हो गया मेरा बेस जिससे कि हम कंपेयर किए। अब हम यहाँ पे कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स देख रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में है, और इन सबको एक एक करके धीरे धीरे, एक साथ तो होगा नहीं कि चार्ट लेकर बैठे आप याद कर लो। चैप्टर्स आएंगे आपको याद होते जाएंगे ये कांस्टेंट्स। इनको हम फिजिकल कांस्टेंट्स कहते हैं, लेकिन कुछ नॉन फिजिकल कांस्टेंट्स भी होते हैं। अब फिजिकल कांस्टेंट्स एंड नॉन फिजिकल कांस्टेंट्स क्या होगा। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है पहले समझना होगा। जिसके पास कोई नंबर हो, यानी कि संख्या हो, और उसका एक यूनिट हो। जैसे मान लीजिए देखिए स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 लिखा हुआ है, और फिर यूनिट मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। तो प्लैंक कांस्टेंट का 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखिए 6.67 10 टू द पावर -11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक केजी स्क्वायर। इस तरह से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ, मोलर गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। देखिए R इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। एवोगैड्रोस नंबर भी दिया हुआ है, देखिए क्या Na इज इक्वल टू 6.023, कभी कभी 2322 भी कहते हैं, 10 टू द पावर 23 पर मोल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपकी एक नंबर भी है और यूनिट भी है। ऐसे जो कांस्टेंट जिसके पास यूनिट होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो फिजिकल कांस्टेंट नहीं, जिनके पास यूनिट्स नहीं होता है। अब ऐसे एग्जांपल में बता दूं आपको, आपने तो पाई देखा है ना, पाई पाई के वैल्यू हम क्या लिखते हैं 3.14, लेकिन उसके आगे यूनिट क्या लिखते हैं, कुछ यूनिटलेस है। संख्या तो है उसके पास में, एक नंबर है, लेकिन नो यूनिट। उसी तरह के आप ई तो देखे वो बहुत बार, ई के वैल्यू जानते हो आप, यहाँ पे 2.71 एंड यहाँ पर भी अभी है, यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन यूनिट नहीं है इनके पास में। तो ये नॉन फिजिकल कांस्टेंट्स है, और ये सब फिजिकल कांस्टेंट्स है। आप सोचोगे सर आप पूरा नहीं समझा रहे हो। मैं समझा इसलिए नहीं होगा, आप समझोगे नहीं। ये अलग अलग चैप्टर में ये कांस्टेंट्स आएंगे। स्पीड का आप जानते हो, प्लैंक से नहीं जानते हो, ग्रेविटेशनल जानते हो, आप मोलर जानते हो, आप मोलर भी नहीं जानते हो। हाँ, गैस लॉज अगर देखे हो आप क्लास 9-10 में, जो इस वजह से सिलेबस रिड्यूस था आप लोगों का, है कि नहीं पता नहीं, पढ़े थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन था क्लास 10 में था, लेकिन पुराने सिलेबस वालों के लिए था। तो एवोगैड्रोस नंबर जानते हो, चार्ज और इलेक्ट्रॉन जानते हो, और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप मास ऑफ प्रोटॉन जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन जानते हो, एटॉमिक मास यूनिट जानते हो, और मेरे हिसाब से इसके बाद आपको एक ये मिलेगा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस यही आपको इतने सारे में जानकारी आपको है, जिनके वैल्यूज आप देखे हो, बाकी नहीं देखे हो, बाकी देखोगे आप, जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे इनसे परिचय होगी।
अब चलते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है उसके बारे में समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें देखिए एवरी मेजरमेंट, आप जब मेजरमेंट करते हो ये दिया हुआ नहीं है वैल्यू आपको, जैसे एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ रहेगा, आप जानते हो, आपको जैसे ही कहा जाए एवोगैड्रो नंबर क्या लिखोगे आप 6.022 10 to the power 23, या बहुत जगह लिखा रहेगा 6.023 10 to the power 23, उसी हिसाब से कह दिया नहीं आप पाई का वैल्यू बोलो तो आप कहोगे 3.14, नहीं एक बच्चा कहे नहीं सर हम आप तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे 22/7, बाबू उसको डिवाइड कर लेना आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आप जानते हो, उनके बारे में नहीं बोल रहे, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। कांस्टेंट के अलावा जो हम मेजर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करते समय मेजर कर रहे हैं, वो मेजरमेंट मेरा परफेक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ खामियां हमारी आंख के धोखे से हो जाती है, सो पैरेलल एरर कहते हैं। अब देखिए ऐसे मेजरमेंट को हमको रिपीट कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, तो प्रिसीजन कितना है, कितना परफेक्टली कर पाए उसके हिसाब से बताना चाहिए। और उसमें क्या होगा, वो उसमें क्या होगा, मेजरमेंट कैसा होगा उसका, उसमें नंबर होगा कौन सा, डिजिट्स इन द नंबर दैट आर नोन रिलायबली, जिसको कि हम कंफर्म है कि इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है, इसके बाद क्या नहीं पता है, तो उसमें नहीं पता है उसका फर्स्ट डिजिट लीजिए जो अनसर्टेन होगा, यानी कि आपके जितने नंबर्स होंगे, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ 259.16 आपने 7 लिखा, ठीक है, ये कोई मेजरमेंट है, मान लीजिए ये मीटर या सेंटीमीटर में है, एक बच्चे ने मेजर किया उसका तो ये सब ठीक है, उसने कहा 7 नहीं नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8 होगा, तो ये जो हिस्सा है ना ये अनसर्टेन हिस्सा हो गया, एक जो डिजिट इसका लास्ट डिजिट अनसर्टेन हो जाएगा, बाकी ये सर्टेन है। तो रिलायबल डिजिट्स को सर्टेन डिजिट्स भी कह सकते हैं, प्लस वन सर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल क्या है, तो रूल क्या है मैं रीड कर देता हूँ, मैं रीड करूंगा लेकिन मैं आपको इसमें फंसाऊंगा नहीं, तो मैं आपको ट्रिक दे दूंगा जिससे कि आप इजिली सारा का सारा बात समझ जाइएगा, मैं रीड करके समझा देता हूँ लेकिन वर्किंग में ट्रिक के साथ करूंगा। कह रहे हैं कि रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप जैसे कि ये जितने डिजिट्स लिए ना नॉन जीरोस थे, ये सिग्निफिकेंट इनको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मान लीजिए 96005 2 लिख दिया आपने, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये नॉन जीरोस आर इन बिटवीन नॉन जीरोस, ठीक है। उसको थर्ड कह रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zeros on the right of the decimal point but to the left of the first zero digit are not significant। कह रहा है कि जीरो 1 से कम होगा तो डेसिमल में आ जाएगा ना, तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, ऐसे लिख दिया आप कुछ, समझे। तो इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 है, द जीरोस ऑन द राइट, राइट तो ये बनता है बट this is 2 of the decimal, but no sorry ये नहीं, zeros on the right of the point, ये point के right ये वाला, but left to the non ये वाला बात नहीं कर रहा इसको हटा, तो ये left to the non first non zero digit, ये वैल्यूज जो है ये जीरोस बेकार है, काम के नहीं है, लेकिन द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस विदाउट अ नंबर पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मान लीजिए 28 ऐसे जीरो जीरो आपने लिख दिया, ये डेसिमल तो है नहीं इसमें, ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये बेकार है, इसको नहीं गिनेंगे, केवल 2 इसको कहेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 2, ठीक है, समझाऊंगा मैं। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट। अब इन दिस केस इसी को फिर से मैं ले रहा हूँ 0 पॉइंट, क्योंकि मैं गलत समय में बता दिया था, इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो आप कहोगे सर ये तो आप कैंसिल कर देते, ये तो है ही नहीं कुछ, तो क्या कहें 1 होगा, नहीं, इसके बाद में नंबर के बाद में जितने सारे डिजिट आप 2 दे देखो तो 3 डिजिट हो गया सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, अगर ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद में ट्रेल करने वाले जीरोस क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। The best way to report a measurement in scientific notation is in the power of 10। अब मान लो आपको अगर बताना है किसी चीज को, इसको बताना है आपको, इसको ऐसे कर दीजिए 10 to the power 2,
देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग इसको देखें, ये जो पावर वाला सेक्शन है इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में नहीं घटाना है, इसको लिखना होगा 3 डिजिट्स हो जा रहा है ना, ये आपको 3 डिजिट्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। वो कैसे आप बनाओगे बताओ? आप ऐसे लिख सकते हो, डेसिमल के बाद में जीरोस कहाँ में लग रहा है? आप कहोगे सर ये तो और ये सेम नहीं है। हाँ तो नहीं, हम भी जानते नहीं सेम है। क्या किया मैंने, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल रहा है ना, तो 10 टू द पावर -3 कर देंगे, ऐसे इसको डिनोट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग कॉन्वेंशनली लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग फैक्टर्स अगर विच आर नीदर राउंडेड नॉर नंबर्स रिप्रेजेंटिंग मेजर्ड वैल्यू। कह रहे हैं कि आप कैलकुलेटेड वैल्यू ले लिए, राउंडिंग किए थे यानी कि मेजरमेंट वाले वैल्यूज हो गए, या फिर मेजरमेंट के वैल्यूज लिए, वैसे वैल्यूज में ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स का बात आता है। लेकिन अगर ऐसे नंबर फैक्टर्स लेते हैं जो कि राउंडेड भी नहीं किए गए, जो मेजर नहीं किए गए, यानी कि फिक्स्ड है, जैसे कि आपका अभी मैंने बताया पाई का वैल्यू हो गया या ई का वैल्यू हो गया, क्यों उतना, क्यों मोल्स का ले लिया आपने, मैंने नंबर ले लिया, ये सारे के सारे जो है इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर है। जैसे आपका आ गया कि बाजार से जाके आप 8 संतरे लेके आओ, तो आप क्या 8.1 संतरा ला सकते हो, एक इनसिग्निफिकेंट मैंने एक अनसर्टेन ला सकते हो, नहीं ला, या 8.2 ला सकते हो, नहीं ला सकते हो ना। आप जब लाओगे तो एकदम एग्जैक्ट 8 ही लाओगे। तो जो नंबर्स एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनका जो ये होता है, इसको 8 आप लिखोगे ना, तो 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं इसके, इसमें आप जितना भी जीरो दे दो सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजीज है, क्योंकि उनको हम इसमें लेते नहीं है, मेजरमेंट्स में नहीं लेते हैं, वो अलग, वो क्या ऑलरेडी गिवन नंबर है। मैंने कहा 8, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपने मेजर किया, तो किसी ने मेजर किया इतना, किसी ने मेजर किया इतना, और कोई एक बच्चा होता कुछ और बदमाशी करता 25966 लिख देता, तो ये 3 आदमी 3 अलग नंबर। इसी चलते ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कब आते हैं, जब हम श्योरिटी इन मेजरमेंट नहीं है, श्योर अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है, कांस्टेंट्स है, उनके लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। अब इस फिगर के सहारे में आपको एक फील देने की कोशिश करता हूँ कि ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं उसमें रिलायबल डिजिट्स यानी कि सर्टेन डिजिट्स एंड अनसर्टेन डिजिट कैसे हम देखते हैं, कैसे उसको मैंने लिखते हैं, उसको हम समझते हैं। तो देखिए एक लड़का है, बच्चा है, वो क्या किया है, उसने मेजरमेंट किया, इस चीज का मेजरमेंट किया, ठीक है, ये चीज है, कोई चीज है उसके पास में, इसका उसने मेजरमेंट किया, ठीक है, यहाँ 0 से उसने मेजर करना शुरू किया और वो यहाँ पे आगे फंस जाता है, ठीक। अब देखिए उसने क्या देखा कि 1 2 सेंटीमीटर, 3, हम थोड़ा सा इसको क्या किया, एक तरह से कहते हैं मैग्नीफाई किया, 3 4 आप देख रहे हैं, और वो लगभग 2 के आसपास में यहाँ पे मिलीमीटर में यहाँ पे दिया होगा, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ 4.2 सेंटीमीटर के आसपास उसकी आंसर आती है। अब वो उधर गुण में पड़ा हुआ है, क्या लिखूं, 2 तो हो गया है, लेकिन फिर भी देख रहा है वो 2 तो यहाँ पे होना चाहिए, 2 मैंने 2 लाइन और थोड़ा सा निकला हुआ है ये, तो कितना लिखूं मैं, तो वो क्या करता है 1 लिख देता है, क्या लिख देता है 1 लिख देता है, 1 सेंटीमीटर, लेकिन वो +-1 लिखता है, ये ये 1 सेंटीमीटर नहीं लिखा, वो 0.1 सेंटीमीटर, वो मिलीमीटर का हिस्सा है, 1 मिलीमीटर, तो मतलब 0.1 सेंटीमीटर का उसका हेर फेर हो रहा है, उसको +1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं या 0.1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस होगा, ये जो अनसर्टेन नंबर होता है वो प्लस माइनस में लिखा जाता है, यानी कि कम बेसी हो सकता है, मैं देख रहा हूँ इतना हो सकता नहीं होगा, उसको आप माइनस कर सकते हो, ये अनसर्टेनिटी उसकी है, ये सर्टेन है, रिलायबल पार्ट है, ये 4.2 जो है रिलायबल पार्ट है, ये अनरिलायबल अनसर्टेन पार्ट ऑफ द मेजरमेंट हो गया। इसी को लेकर हम लोग इनसिग्निफिकेंट नंबर्स या डिजिट्स बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ट्रिक, कैसे सिग्निफिकेंट नंबर्स को काउंट करें, कितने सिग्निफिकेंट नंबर। ट्रिक में बता रहा हूं, पहले नंबर्स विदाउट डेसिमल, पहले मैं नंबर्स विदाउट डेसिमल का बताऊंगा, ठीक है। देख
तो देखिए नंबर्स विदाउट डेसिमल में आप देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि दो नॉन जीरो नंबर्स हैं, दो नॉन जीरो नंबर्स, ये लीजिए 2 और ये लीजिए आप 8, इसके आगे भीतर में जितना आप जीरोस भर दीजिए ये सब काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 0 2 5 0 0 6, तो आप पहले देखोगे कि इसके आगे क्या नॉन जीरो कोई डिजिट है, नहीं है, तो ये खत्म। इसके आगे क्या नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद क्या है, जीरो है, उसके बाद में क्या है, नॉन जीरो है, हाँ, तो इधर दो नॉन जीरो बगाड़ करना चाहिए, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 0 5 8 9 0 6 0। अब देखिए इसके आगे कोई नॉन जीरो नहीं है डिजिट, इसके बाद में कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में है, ये काउंट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। एक और लास्ट दिखा देता हूँ, 0 0 6 8 0 9 0 0 0 9 6 0 0। इतने सारे जीरो में से कौन कौन से, तो देखिए इसके आगे क्लब नहीं है, दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, ये भी दो नॉन जीरो के बीच में है, ये दो नॉन जीरो के बीच में है, इसके और इसके, ये तीनों जो है नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इज इक्वल टू 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हो गया नंबर्स विदाउट डेसिमल के लिए ये सिस्टम। अब चलते हैं नंबर्स विद डेसिमल। इसके लिए देखें, अब पहले लिखिए ऐसे 6.02, तो यहाँ पर ये याद रखिए दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो रहे तो उसको लेंगे, तो यहाँ पे ये 3SF हो गया। अगर ये ऐसे हो गया 0.02, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे, तो ये हो गया आपका फिर 3SF। मान लीजिए आपने लिया 0.602, इसको नहीं लेंगे आप, लेकिन आप इसको फिर लीजिएगा, तो ये हो गया 3SF। अब लेते हैं हम ऐसे 0.0602, अब इसमें इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेकिन इन तीनों को लेंगे हम, तो 3SF अभी रहा। अब लेते हैं 0.00600200, इतने सारे जीरोस, आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, और उसके बाद इस नॉन जीरो के बीच में है, और इसके बाद इसको देखिएगा डेसिमल। अब शुरू करते हैं कहानी। डेसिमल जब देख लीजिएगा, क्या देखिएगा, डेसिमल जब देख लीजिएगा तो नॉन जीरो पहले एक डिजिट देखिएगा, उसके बाद के जितने सारे लोग हों, जीरोज हो नॉन जीरोज हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, सबको काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका हो गया 6SF। फिर से मैं समझा रहा हूँ, देखिए 0.025000 लिखा हो, ये बिफोर नॉन जीरो के आगे है, ये नॉन जीरो के बाद आगे है, डेसिमल शुरू हो गया, यहाँ पे डेसिमल शुरू हो गया, तो ये लेकिन नॉन जीरो के आगे, नॉन जीरो के बाद में अगर डिजिट आ गया कोई, तो उसके बाद जितने सारे आप काउंट कीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4SF हो जाएगा। और एक समझाता हूँ, देखिए 0.00.20500, आप इसको तो नहीं देखिए, जैसे ही आपको डेसिमल मिलता है, उसके बाद आप खोजिए नॉन जीरो डिजिट खोजिए, ये नॉन जीरो मिल गया आपको, आप यहाँ सीधा ले लीजिए, जो लोग भी होंगे सारे के सारे आपके डेसिमल मिला,
उसके बाद आप नॉन जीरो खोजना शुरू कीजिए। नॉन जीरो जहां से मिलेगा वहां से राइट हैंड साइड में जितने उनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये 5SF। लास्ट में एक और दिखाता हूँ, देखिए 0.0000350600। देखिए यहाँ तक आपको कोई नॉन जीरो नहीं मिला, लेकिन डेसिमल शुरू हो गया, यहाँ पे डेसिमल शुरू हो चुका है। डेसिमल के बाद आप देखना शुरू कीजिएगा, ये सारे के सारे आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6SF हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये था ट्रिक सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। बहुत ट्रिकी होता है, बच्चे इसमें जीरो रखना है कि उसमें नहीं मानना है। अब आप कहोगे कि सर आप तो बोले कि 2 अगर लिख देते हैं तो ये आपका इनफाइनाइट, हाँ तो लिख दीजिए 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हुआ 0, ऐसे लिख सकते हैं ना आप, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आपका 2 लिखा हुआ है, आप उसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो 10 टू द पावर 0, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि आप इसका इनफाइनाइट रखिएगा। ये अब तो ये सर ये तो आप ये गलत लिख दिए ना, हाँ गलत मैं लिख दिया, ये मैं मेजर्ड वैल्यू का लिखा मैं। अगर ये नॉन मेजर्ड वैल्यू का होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, उसमें मैं कितना कहता, इसमें कितना कहूंगा, कितना है 1SF, यहाँ पे कितना है 1SF। याद रखिएगा यूनिट्स भी चेंज करते हैं सिस्टम में, तो ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलना चाहिए। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा इस सेक्शन में, क्योंकि आपके फिजिक्स में नहीं जरूरत है, लेकिन केमिस्ट्री में सिलेबस जो है उसमें मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया है, उसमें भी ट्रिक बताया था मैंने। उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग किया हूँ, क्योंकि उसमें बाकी सब चीज़ कम करना है, डायमेंशंस के बारे में कम पढ़ना है, इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे केमिस्ट्री के चैप्टर में चले जाइए। सिग्निफिकेंट जो फिगर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, तो उसमें देख लीजिएगा, तो और आपको डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको दिक्कत होती है कि अगर मान लीजिए केजी में है, उसको ग्राम्स में करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या हासिल होगा, तो वो देखने के लिए आपको एक बार केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा। अब इस स्लाइड को भी मैं बहुत ही छोटे समराइज फॉर्म में सिखाऊंगा, क्योंकि ये भी मैं केमिस्ट्री के लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से कराया हूँ। तो अगर इसका डिटेलिंग जानना है, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स या रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें आप जाकर थोड़ा सा मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ पढ़ाने हैं इस चैप्टर में, फिजिक्स के चैप्टर में केमिस्ट्री उतना प्रेशर वाला नहीं है इसमें, इसलिए मैंने टाइम देकर मैं समझाया हूँ। इसमें मैं जस्ट आपको एक आइडिया देता हूँ। राउंडिंग ऑफ, पहले मैं बता रहा हूँ राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। मान लीजिए एक डिजिट दिया हुआ है 6.869, आपको कहा गया कि इसको राउंड अप कीजिए अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो आप क्या करोगे, देखो 6.86 नहीं, आप देखो नहीं, हम लोग तो सुने बचपन में कि 5 या मोर देन 5 हो तो एक इधर इसको बढ़ा देना चाहिए, इसको बढ़ा देते थे सर, ये आंसर होगा। यस यू आर राइट। अब मैं एक और देता हूँ कि 6.86 अगर 4 दिया होता तो आप क्या लिखते हैं, तो फिर कहते नहीं सब जानते हैं क्या लिखते हैं, 6.86 ही छोड़ देते, क्योंकि ये लेस देन 5 है। ठीक है, ये भी बात सही है। अगर मैं कहता 6.8659 तो क्या करते आप, तो वही करते सर, क्या इसको ऐसे करते 6.867। यस यू आर राइट। क्या कर रहे सर, एक ही चीज तो आप पढ़ा रहे हो, खाली राइट राइट करते जा रहे, देखो कुछ आंसर तो हो जाए, अच्छी होगी बात। 6.8650। बोले हाँ सर, क्या दिक्कत क्या है, बार बार आप लिख रहे हो एक ही चीज, हम लिख देते हैं इसको ना। ओ, क्या गलती में कर दिया मैं, आप सॉरी, गलत चीज लिख दिया हूँ, ऐसे गलती उस तरह से गलती नहीं हुई है, जल्दीबाजी में मैं लिख 6.87 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप सर,
तो वही 5 है तो 7 लिख दीजिए। नहीं, यहाँ पे 6 होगा, राइट। 7 रॉन्ग हो जाएगा, 7 रॉन्ग हो जाएगा, 7 रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे 6 राइट होगा। अब ये क्यों सर? तो ये याद रखिएगा कि यही राउंडिंग का नियम है कि बाकी सब तो आप जानते हो लोअर क्लासेस में। यहाँ 5 का ही बताऊंगा मैं। 5 एक ऐसा जटिल नंबर है यहाँ की 5 कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 कुछ लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तब समस्या नहीं है। 5 के साथ में ग्रेटर देन 5 पकड़ के आप कर लोगे, 6.87 कर लोगे। लेकिन अगर दिया हुआ है 6.875 और 0 दे दिया गया यहाँ पे, मैंने कुछ नहीं, 0 दे दे या ना दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी दे दिया गया हो तो आप इसको जब राउंडिंग करोगे तो 6 पॉइंट कितना होगा, ये कितना लिखा था मैं, सेम लिखा था ना, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं लिखूंगा, 8 लिखूंगा। अब क्या हो यहाँ पे अब सेम लिख दिए, यहाँ पे बढ़ा दिए। हाँ, तो ये देखना होगा जब ये 5 के बाद में कोई नंबर नहीं है और आपको राउंडिंग 5 के पहले वाले नंबर को यहाँ पे करना है, चाहे यहाँ पे करना है, तो आप उस नंबर को देखो, ये इवन है और ये क्या था, ऑड था। तो ऑड नंबर 5 के पहले है तब तो आप उसको एक ऐड कर दो उसमें। अगर इवन नंबर 6 है तो आप ऐड नहीं करोगे। यही है आपका राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट का रूल, और ये अरिथमेटिक ऑपरेशन में दूसरे स्लाइड में करता हूँ। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिखाते हैं पहले रूल्स। देखिए एडिशन के लिए देखते हैं। इसमें मान लीजिए मैंने नंबर्स कुछ लिए 6, 7, 8 और ये 7, 9 और 8 और मैंने लिया 6, 4, 0.9। इनको कहा गया ऐड, एडिशन करो इसका। तो आप कैसे लिखोगे, 639.78, इसके बाद डेसिमल यहाँ पे है तो 7948, डेसिमल यहाँ पे 6409 और ऐड करोगे आप तो आप कितना हो गया, ये 16, 1, 9, 10, 21, 2, 18, 20, 2, 10, 10 के बाद में 14, 16, 6, 12, 13। तो आप आंसर लिख दिए ये, ठीक है। बट दिस इज नॉट द राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हमको करना क्या है, मुझे डेसिमल देखना पहले, ठीक है। डेसिमल लाइन मिल गया मुझे। डेसिमल के बाद में सबसे कम प्लेस ऑफ डेसिमल जिसके पास है उतना ही आप लोगे यहाँ पर, यानी कि 1 है सबसे कम, ठीक है। तो ये यहीं तक आप लोगे, तो ये तो आप लिख दो था आंसर 13.60.1। फिर भी ये आंसर गलत हो गया। अब कहाँ गलत हो गया, आप राउंडिंग रूल को नहीं अप्लाई किए। तो यहाँ पे 6 था तो ये एक्चुअली होगा 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही, लेकिन ये 2 हो जाए। दिस इज द राइट आंसर। तो क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए सब्ट्रैक्शन में भी यही बात होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में एक होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में सेम टाइप का होगा। तो एडिशन का मैं दिखा दिया, अगर कहो तो आप सब्ट्रैक्शन का दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए लिया हुआ 63.49 और लिया हुआ यहाँ पे 5.2 ऐसे दिया हुआ, ठीक है, चाहे 45.2 दिया हुआ। तो आप क्या करोगे, 942 सॉरी 2 नहीं 10 8, उसके बाद इधर से गया ये 2 12 7 1 17 पॉइंट इतना आप लिख दो, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो आपको 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक ही आंसर लिखना, क्योंकि सबसे कम जो ये डेसिमल का प्लेस है किसमें, सेकंड वाले में है, वो 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक है। तो यहाँ पर तक गए आप तो 17.8 लिखा, तो ये सही है क्या? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में आपको 4 मिलता है, राउंडिंग अप करने पर भी यही आंसर है। तो ये था रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देख लेते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, रूल क्या है। मल्टीप्लिकेशन
एंड डिवीजन दोनों देखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एकदम अलग है। क्या डेसिमल प्लेसेस जिस आपके नंबर के पास सबसे कम होगा उसी नंबर के डेसिमल प्लेस को लेंगे, डेसिमल प्लेस से चालू करता था। अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 6.500, ठीक है, और मैं लेता हूँ 65, ठीक है, एक नंबर, और कहता हूँ कि 65 को आप डिवाइड कीजिए बाय कितना, इससे, तो करिए डिवाइड। 65 आपने किया, लेकिन इसके पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 प्लस करो, इसका डेसिमल कहाँ यहाँ पे, तो इसका 1 2 3 प्लस करो तो ऐसे लिखोगे। चाहो तो 0 0 थोड़ा काट के अपने काम को आसान कर सकते हो वर्किंग में, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 65 10 से जाएगा, आंसर 10 आया, मेन मुद्दा है आंसर 10 आया। अब देखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, इसमें कितना था, ये 6.500 था। तो यहाँ पे तो जैसे ही डेसिमल प्लेस आया उसके बाद एक कोई नॉन जीरो आ गया, उसके बाद जीरोस को तो काउंट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये कोई फिक्स नहीं है, मेजर्ड अमाउंट था, तो 65 ही था, तो ये 2 डिजिट ही है, तो ये 65 था, ये 2 SF है। तो आपको आंसर जो आया है ये तो 10 आया, तो ठीक है, तो ये क्या सही है, 10 है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है ये यहाँ पे डेसिमल तो है नहीं, डेसिमल है क्या, तो आपको 2 स्पेसेस ही करने होंगे, कैसे आप करोगे फिर, 2 डेसिमल प्लेसेस ही आप लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे एक जीरो दे दोगे, ऐसे कर दोगे। अब ये हो गया आंसर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आएगा। इस डेसिमल के बाद में जीरो जो आता है वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका क्या किया, इसका वैल्यू कर दिया उसने ना। अगर आप 10 लिखते हो तो ये तो 1 सिग्निफिकेंट प्लेस है ना, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो कोई भी नॉन जीरो के बाद का नंबर जीरो हो जाए, नॉट काउंटेड। तो ये याद रखिए कैसे हमने लिखा। और एक चीज मैंने क्या किया, जिसका लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर था उसको मैंने लिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, मैंने 2 को लिया, 2 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर मैंने बनाया। एक मल्टीप्लिकेशन दिखाता हूँ तो और थोड़ा इजी हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, मैं करता हूँ 2.046 और लिखता हूँ मैं 2.5, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 25 से ही कर देता हूँ पहले, 25 6 1, अच्छा राउंडिंग ऑफ का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए कोई राउंडिंग ऑफ नहीं किया मैंने। यहाँ पे 25 6 150 होता है, 25 4 100 होता है, 115 हो गया तो 15, और यहाँ पे 11 आ गया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 25 50 51, तो ये हुआ डेसिमल प्लेस 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे आपने डेसिमल प्लेस, यानी कि आपका आंसर है 5.1150। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इसके कितने हैं, इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके कितने हैं, ये जीरो काउंट होगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल अगर कोई नॉन जीरो आ जाए तो जीरो जितने वो काउंट हो जाए, तो यहाँ पे आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल क्या है कि आपका आंसर होना चाहिए मैचिंग विद द लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ इसको आपको करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे कीजिएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे कीजिएगा, इसको आपको यहाँ से खत्म कर देना होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मैं वेट कर रहा था कि आप लोग समझे, थोड़ा समझे, ये आपको छोड़ देना पड़ेगा। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने
पॉइंट के बाद 0 ऐड किया, इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट करनी। यहाँ पे ये सारा का सारा आंसर आपने छोड़ दिया। छोड़ते समय ये राउंडिंग ऑफ का बात याद रखिएगा, यहाँ पे 1 था इसलिए मैंने 1 ही लिखा, अगर यहाँ पे 5 होता, 8 होता, कुछ होता तो इसको 2 कर देता मैं। लेकिन यही रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करने का रूल। अब देखते हैं ये क्वेश्चन को, ये देखने में तो बहुत ही जटिल लग रहा है लेकिन है नहीं जटिल। क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉब खोजना है, खोजा गया है, और व्हेन मेजर्ड विद वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर अभी आप नहीं समझोगे, एंड ऑफ द चैप्टर में वर्नियर कैलिपर भी हम पढ़ाएंगे और क्या स्क्रू गॉज भी पढ़ाएंगे, इसलिए घबराइएगा मत। वैसे मैं समझा दूंगा कैसे ही बनना होगा, तो ऐसा कुछ है देखने में। यहाँ पर आपका एक स्फीयर रखा हुआ है और मेजर किया गया है उसकी डायमीटर को, ये डायमीटर देखा गया है। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे मेजर किए। देखिए ये मेजरमेंट से इसलिए देखिए सबका लास्ट यहाँ पे किसी का 3 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2, ये अनसर्टेन डिजिट है। बाकी सब देखिए सबका सब सेम है, तो रिलायबल या सर्टेन डिजिट्स थे। तो उसको ऐड करते हैं पहले और डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो आंसर आ जाए तो 3.33, 3.32, 3.34, 3.33 एंड 3.32। इनको ऐड कीजिए पहले, तो 3 5 9 9 14 1, और यहाँ पे 6 5 है 15 16 1, यहाँ भी 15 है 16, ठीक है। इसको आप डिवाइड कीजिए बाय 5, 16.64, 5 से डिवाइड करते हो तो ये 3 टाइम्स जाएगा 15 होगा, तो 1 आएगा, 16 डेसिमल लग जाएगा, फिर 3 टाइम्स जाएगा 15 होगा, और उसके बाद 1 4 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 10, बचेगा 4, एक 0 उतारोगे आप तो 8 टाइम्स जाएगा। तो आंसर हो गया आपका, आंसर इज इक्वल टू 3.328। ये राइट आंसर है कि नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि आप जितने ये सारे किए हैं तो ऐड करने के बाद में आप तो उसको डिवाइड भी किए हो ना, तो ऐड जब करोगे तो पहले तो ऐड का रूल देखोगे आप। तो रूल में क्या है आपका, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही मिलेगा, क्योंकि सभी 2 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस है नहीं, लेकिन आंसर आपका 3 प्लेस में आ रहा है तो नहीं आ सकता ना, तो आपको 2 प्लेस में ही आना पड़ेगा। अब 2 प्लेस में आप आओगे तो देखोगे कि ये जो डिजिट है ये 5 या 5 से ज्यादा है कि नहीं, ये 5 से ज्यादा है तो इधर आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट मैंने +1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3.33 आंसर होगा। आंसर आपका ये बना, अब ये जिसमें होगा वो सही है, 3.33, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्चुअली हम क्वेश्चन के सहारे ही, आपके नीट के क्वेश्चन के सहारे ही आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मार रहे हैं। देखिए एडिशन का मैंने दिखाया, रूल आ गया। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे, तो लेंथ दिया हुआ है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, उससे मतलब नहीं, ये जो है और ये जो है एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आपको एरिया मिलेगा, तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना होगा। क्या क्या है आपके पास में, आपके पास है 55.3 मीटर्स एंड 25 मीटर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करके पहले आंसर लाएं, तो 25 3 जा 75 हो गया आपका, 7 यहाँ पे आया, 25 5 जा 125, तो 132 हो गया, 13 इधर आ गया, 25 5 जा 125, 128 138, तो ये हो गया पहला नंबर। डेसिमल 1 प्लेस यहाँ पे पड़ेगा, ये आपका आंसर आया। अब समस्या ये है कि देखना है कि आपको आंसर यहीं पे छोड़ना है या कुछ और करना है। तो देखिए आंसर आपको क्या करना होगा, ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं 2, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं तो 5। तो ये तो रूल नहीं अप्लाई हुआ, अप्लाई करने के लिए मुझे 2 में लाना पड़ेगा। लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होगा उसी को देखेंगे, और इसका भी आंसर भी हमको उसी जगह पे लाना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अब इसको कैसे करूं, तो इस डेसिमल को 1 2 3 प्लेसेस यहाँ लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये
1 पॉइंट, ठीक है ना, मैं लेके आ रहा हूँ, तो लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जानते हो क्या करते हैं, उसको समझा देता हूँ पहले। यहाँ ये लिखा हुआ है, सॉरी, 1382.5 लिखा हुआ है। आपको कहा कितना दूर, 1 2 3 यहाँ पे लाना है ना, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करना होगा, लेकिन उतना सही आपको मल्टीप्लाई भी करना होता है ना, तो ये हो, इसके चलते हो जाएगा 25। मुझे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करना है ना, सिग्निफिकेंट करना है, तो इतना ही लेंगे हम, तो इनटू ये 10 टू द पावर 3 तो है, और इसके लिए लिखेंगे 1.4, ये नहीं लेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे यहाँ पे क्योंकि 8 है तो ये +1 हो जाएगा, और इनटू 10 टू द पावर 3 लेंगे, तो ये आंसर आपका कहीं बैठा है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर आपका वो भी सही है, ये भी सही है, क्यों, इसको ऐसे भी करोगे तो आप हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस डेसिमल को इधर भी रखते हैं, तो 10 टू द पावर 2 हो जाता है ये, और ये सिग्निफिकेंट अभी भी 2 डिजिट सी है, तो ये भी राइट था, अगर चॉइस में होता तो ये है, तो इसलिए ये आंसर राइट हो गया। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को भी समझ गए। अब एक सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। आइए, क्या कह रहे हैं कि टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, इसका वैल्यू खोजिए, तो इसका क्या लिखा हुआ, 9.99, और क्या दिया हुआ है, 0.0099, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पहले नंबर मैं लिखूंगा नहीं कुछ, क्योंकि गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 - 9 मैंने 10 - 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे चला गया 1, तो ये 0 हो गया, ये हो गया 8, तो 8 ही है 9, और ये 9, तो ये आंसर है। अब देखिए यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं एक चीज लिख देता हूँ पहले, गलत लिखूं या सही देखते रहिए। यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या करेंगे, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ले लेंगे, और तो यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके आएंगे, यही करेंगे ना। अगर आप ऐसे करते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को पड़ता है, डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या देखते हैं, डेसिमल पॉइंट। ये डेसिमल पॉइंट देखिए, तो सबसे कम, इसी से मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखा, इसी से मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखा, कि 0 लगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाते हैं, आप सोचते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का ये इससे कोई मतलब नहीं लगता है, आप 0 लगा दो, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए मैं 0 नहीं रखा। मैं समझाना चाहता था कि 0 से मतलब नहीं, इसका है, देखिए यहाँ पे जो है क्या हो गया, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल हो गया ना, और ये भी 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में गलत हो गया, मैं यहाँ पे ये नहीं रखना चाहता हूँ, इसी से डेसिमल को मैं रखना चाहता था, यहाँ पे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, यहाँ पे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल है, और इन दिस केस 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर में आपका क्या आएगा, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल कितना होगा, ये तक होगा, यहाँ तक, यहाँ पे आप ले तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, तो आंसर आपका ये बनता है, जो है इसका आंसर देख लीजिए, आपका नंबर ए आंसर ऑप्शन में सही आंसर है। अब देखते हैं एक नया चीज देखते हैं, इसको कहते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू अनदर। इसमें देखिए यूनिट चेंज करने से तो फिजिकल यूनिट नहीं चेंज हो जाएगा, सिस्टम मान लीजिए आप सीसीएस में ले रहे हो, आप एमकेएस में ले रहे हो, एफपीएस में ले रहे हो, मैंने एमकेएस को आप ऐसा ही कहते हैं क्योंकि उसमें और भी 4 यूनिट्स ऐड हो गए, एमकेएस में केवल 3 थे, कौन कौन से थे, लेंथ था, मास था, टाइम था, ऐसा यूनिट उसी का एक्सटेंशन है, 4 और लगे हैं उसमें यूनिट्स, आप जानते हो किस किसके लगे, इलेक्ट्रिसिटी है आपका, मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और टेम्परेचर है, तो ये 4 ऐड हो गए, तो ऐसा यूनिट वही है। लेकिन अब देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो फिजिकल यूनिट
इज इक्वल टू, मान लीजिए आप इस सिस्टम में ले रहे थे, नंबर लीजिएगा पहला सिस्टम, तो नंबर 1 होगा और उसका यूनिट लीजिए तो नंबर 1 यूनिट होगा। सेकंड सिस्टम लेते हो तो उसमें एक नंबर आएगा, नंबर n2, और उसका यूनिट है u2। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं 8 जूल टू अर्ग। पहले जूल टू अर्ग जानने के, जूल का मतलब क्या है। तो ये एनर्जी का है, क्या है, एनर्जी का यूनिट है कौन, जूल, ये जानते हैं। एनर्जी कैसे बनता है, तो एनर्जी क्या बताए थे, वर्क भी बोल सकते हैं। वर्क का हमने क्या कहा, वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस कहा, और फोर्स को मैंने क्या कहा, मास इनटू एक्सेलरेशन कहा, तो ये इनटू डिस्टेंस हो गया। फिर मैंने क्या कहा कि ये मास इनटू मीटर, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास, और लेंथ इनटू टाइम्स अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ हो जाएगा। ये मास को m कर देता हूं मैं समझाने के लिए। मास m हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं अब डायमेंशंस के रूप में। मास का डायमेंशन इसके पास में है केजी, केजी होगा ना। l है आपके पास में, तो l कितने है, 2 है, और t ऊपर जाएगा तो -2। ये है आपका डायमेंशन। डायमेंशन आपको जानना पड़ेगा तब जाके होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको हम पकड़ लेते हैं जूल का, यहाँ पे पकड़ते हैं अर्ग, ठीक है। ये दिया हुआ कहता है 8 जूल, 8 अलग रखिए। उसके बाद क्या है, ये n1 है एक्चुअली, ये n1 u1 लिख रहा हूं मैं, ये n1 है और ये n1 है और u1 मैं लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा क्या, मास के लिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसा यूनिट है ना, तो ऐसा यूनिट का होगा केजी। अच्छा, उसके बाद ये क्या होगा, एल क्या होगा, एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। टाइम का क्या होगा, सेकेंड -2, ये ठीक है। यहाँ पे आप क्या नहीं जानते, n2 खोजना है मुझे, और इसका आप क्या लिखते हो, इसका लिखते हो आप ग्राम्स में, सीजीएस है, ग्राम्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस, ठीक है, ऐसा है। अब n2 खोजना है आपको, ठीक है ना, तो n2 इज इक्वल, इधर कर दे, यूनिट मेथड में जैसे आता है ना वैसे चले आएगा ये, n2 इज इक्वल टू, ठीक है, kg ऊपर में, m स्क्वायर ऊपर में, और s -2 ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे आया था यहाँ पे ग्राम्स आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका s -2 आ जाएगा। तो 8 इंटू, इसको स्क्वायर को बाहर में निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए, जिस यूनिट में आप जाना चाहते हो ना उसी का कन्वर्जन कीजिएगा, मतलब ग्राम्स में सबको कर दीजिए। तो ये 1 पकड़िए, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम्स ऑन 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, सेंटीमीटर में कीजिए, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 2 स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल दीजिए, और ये कैंसिल आउट करके 1 कर दीजिए इसको। तो दिस इज इक्वल टू योर n2। यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 3 zeros, और यहाँ पे इंटू 2 zeros पावर टू 2, 8 इंटू 3 zeros एंड 4 zeros। तो n2 इज इक्वल टू क्या आपका आता है, n2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 to the power 7, 10 to the power 7, क्या, ये इसका वैल्यू हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 8 जूल्स इज इक्वल टू 8 इंटू 10 to the power 7 अर्ग्स, यानी कि 1 जूल अगर रिलेशन देखा जाए
इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स भी कह सकते थे हम, खाली 1 जूल खोजने के लिए कहते। तो ये रिलेशन है, जैसे कहते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, कहते हैं ना, ये दो अलग अलग सिस्टम के हैं। या कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम्स, उसी तरह से 1 जूल इज इक्वल टू ये है तो आपका एमके से ऐसा ही कहिए, और ये सीजीएस यूनिट में कर रहे हैं तो 10 टू द पावर 7 हो गया उसका, अर्ग में कहते हैं, अर्ग लिख देते। और भी कुछ कन्वर्शंस करके आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट 5 न्यूटन टू डाइन। तो पहले मैं 5 न्यूटन जो है ये एसआई है और ये सीजीएस है, ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, सीजीएस है। और इसका न्यूटन का माने क्या है, फोर्स का है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और वो क्या होगा, मास के लिए आप क्या लिखोगे, केजी लिखते हो ना, और एक्सेलरेशन के क्या लिखते हो, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हो। तो ये हो गया आपका किसका, ये एसआई यूनिट में। लेकिन यही फोर्स अगर आप सीजीएस यूनिट में लिखते हो तो क्या लिखोगे, तो केजी के बदले में ग्राम लिखोगे, सेंटीमीटर लिखोगे आप इसके बदले में, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस के बदले में, और एस तो यही रहेगा। तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा। तो ऐसे सोचेंगे कि U1 N1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ पर क्या है एक्चुअली ये बता दूं, डायमेंशन बता देता हूँ दोनों का। डायमेंशन है, ये है m पावर टू 1 कहेंगे इसको, ये है l पावर टू 1 है, और ये है टाइम पावर टू -2। ये डायमेंशन फॉर्म में लिखा हुआ है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये दोनों में तो एक ही बात है, यहाँ पे मास है, यहाँ पे लेंथ है, और यहाँ पे टाइम का है। तो क्या दिया हुआ है मुझे, N1 दिया हुआ है कितना, 5। डायमेंशन में क्या दिया हुआ है, केजी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, मीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेकेंड -2। और इधर N2 खोजना है, दिया हुआ क्या यूनिट्स में, डायमेंशन में, तो G, CM एंड S-2। खोजना क्या है, N2। N2 इज इक्वल टू 5 इंटू kg अपॉन G, ऐसे भी लिख सकते हो आप। उसके बाद M अपॉन CM, उसके बाद S पावर टू -2, S पावर टू -2, ये दोनों कैंसिल हो। इसको 1 पकड़ लीजिए, इसको 1 पकड़ लीजिए, इसको 1 कर लीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये 1 kg को हम 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं, अपॉन 1 ग्राम। यहाँ पे मीटर को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्योंकि हमको N2 वाले की यूनिट लिखनी आती है। N2 वाले की यूनिट में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्चुअली। N2 कौन सा है, N2 ये है, तो सीजीएस यूनिट में हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो ग्राम्स में ही कन्वर्ट करेंगे। मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे, तो ये 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। यूनिट्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे आ गया 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 हुआ, लेकिन यहाँ पे इंटू 5 है, तो 5 इंटू 5, तो ये हो गया क्या, डाइन। तो हम कह सकते हैं कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। यानी कि रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 10 टू द पावर 5 डाइन। ये रिलेशन याद रहना चाहिए, ये सब रिलेशन याद करवा रहे हैं हम आपको। अब देखते हैं एक और थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन, कन्वर्जन ये भी है। जी ये दिया हुआ है आपको, इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ऐसा यूनिट चेंज करना आपको इसमें सीजीएस यूनिट। तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, आप जानते हो, अर्ग हो जाएगा, सॉरी अर्ग नहीं होगा, डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। अच्छा, न्यूटन का तो डाइन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा,
इसका हो जाएगा आपका मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और केजी का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा -2। ये मुझे करना है, दिया हुआ क्या है, ये है आपका N1, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 करना है, N2 मुझे खोजना है, ठीक है। तो N1 क्या है, 6.67 10 टू द पावर -11, G का है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू, ये लर्न भी करना होगा आपको फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। उसमें मैं क्या लिखता हूँ, इसका यूनिट्स लिखता हूँ, एन एक्चुअली खुद डायरेक्टली कुछ नहीं है, और चाहो तो आप ब्रेकअप कर ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं न्यूटन एंड अर्ग में कन्वर्जन बताया तो उसको डायरेक्ट में यूटिलाइज कर लूंगा, इसी से मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो उसके बाद है मीटर स्क्वायर एंड केजी -2, इधर है N2, और क्या है यहाँ पे डाइन, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर एंड G -2। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.67 10 टू द पावर -11 तो लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखते चलूंगा N अपॉन डाइन ब्रैकेट 1 M अपॉन सेंटीमीटर ब्रैकेट 2, और उसके बाद है kg अपॉन G और 2 -2। अब इसको करता हूँ मैं, N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो n को डाइन में चेंज करूँगा, तो 10 टू द पावर 5 डाइन अपॉन 1 डाइन, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँगा, लिखूँगा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी को मैं ग्राम में चेंज करूँगा, अपॉन 1 ग्राम लिखूँगा, और पावर टू -2 लिखूँगा। अब ये यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि नंबर में तो यूनिट होना नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू, यहाँ पे 10 टू द पावर 5 आया, यहाँ पर 10 टू द पावर 2 आया, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 आया। तो एडअप कितने हो गए, 10 टू द पावर 10। तो इसको करेंगे अब, चाहे हम एक दिखा देता हूँ मैं आपको, N2 इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -11 +5 +2 +3, करिएगा पूरा ब्रैकेट, तो आपका क्या आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस है -11 है, तो इज इक्वल टू 6.67 10 टू द पावर -1, क्या ये क्या है, सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो आप ऐसे सीजीएस यूनिट क्या लिख सकते हो, ये लिखो डाइन, लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है केवल ये पोर्शन आपका खत्म हो गया, आपको N2 का आ गया था खोजने के लिए, N2 आपने निकाल लिया, ये चॉइस आपको अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको क्यों ले लिखना है, ये तो यूनिट में समझा रहा हूँ कि क्यों, आप समझिए क्यों ऐसे हो गया, इसमें इतना हो गया -1, इसमें कितना कम हो गया, तो ये लोअर यूनिट में हम आ गए ना। तो ये हमारा अंतिम स्लाइड था, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो हमने आज पहला लेसन शुरू किया और उसका कुछ हिस्सा किया आज फिजिक्स का, और ये जितनी चीज किया आज हमने, ये सारा चीज एक्चुअली मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में करा चुका हूँ, अगर और डिटेलिंग समझना है तो उसमें जाके थोड़ा देख लें, तो बहुत अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट डे हम लोग डायमेंशन, जो कि केमिस्ट्री में नहीं था, वो पार्ट डायमेंशन में थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश कर रहा था, जो कन्वर्जन में कर रहा था, लेकिन इसको बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ना है हम लोग को, तो डायमेंशन वाला सेक्शन शुरू करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, क्या, जश्न जीत के साथ पढ़ते रहो और कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। थैंक यू।